जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग साइंस में सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को खत्म कर दिए थे सेट 4 बीएम में। आज हम लोग बायोलॉजी को खत्म करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। तो जठर रस तो ये तो आपको पढ़ाया गया था ना, जठर रस। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, तो आप लोगों को उत्तर 9 का जठर रस, ये जठर रस कहाँ पाए जाते हैं? जठर रस जो है, जठर ग्रंथियां जो है, ये आमाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में उपस्थित रहती है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन सही है, तो हम लोग लिखेंगे आमाशय। क्या लिखेंगे? आमाशय। इसके बाद पौधों में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों का कार्य हमने पढ़ा है ना आपको। जाइलम का कार्य क्या होता है? पौधों में जड़ों की सहायता से दूर से जल का अवशोषण करना भोजन के रूप में। ये किसका काम होता है? जल का, जाइलम का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। जल व खनिज लवणों का वहन करना, जल और खनिज लवणों का वहन करना किसका काम होता है? जाइलम का। और भोजन के रूप में ऊपर पहुंचा देना पौधों के विभिन्न भागों में, ये फ्लोएम का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 के ख में चौथा ऑप्शन, जल तथा खनिज लवणों का वहन, खनिज लवणों का वहन, ठीक। परागकण किसके अंदर बनते हैं? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। पुष्प की जो एक पुष्प के जो अनुदैर्घ्य काट के जो चित्र है, जो पढ़ाया था हमने आपको, उसमें मेरे को बताया था परागकण के बारे में। तो परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है। तो 9 के गा में आप लोग पहला ऑप्शन सही करोगे, परागकण किसमें बनते हैं? परागकोश में। इसके बाद घ नंबर, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु किस में आते हैं? 3 प्रकार के उपभोक्ता के बारे में पढ़ाया था ना आपको। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? शाकाहारी। और द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आता है? वैसे तो द्वितीयक में छोड़ दोगे तो मांसाहारी हो जाएगा, और तृतीयक में सर्वाहारी, ठीक। तो शाकाहारी कौन सा है? प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता में। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन। तो 9 का घा, 9 के घा में आप लोग करोगे दूसरा ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ओजोन परत के कार्य लिखिए। ओजोन परत का कार्य क्या है? देखो, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 10 लिखोगे, और 10 का बोर्ड एग्जाम ऐसे लिखोगे। अब ओजोन परत के कार्य, तो हेडिंग हो गया ओजोन परत के कार्य। तो ओजोन परत के कार्य क्या है? 2 नंबर का है ना, दो नंबर का है, तो दो कार्य आपको बताना जरूरी है। ओजोन परत क्या है? देखो, हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में, वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में ओजोन का एक परत है, ओजोन का एक लेयर है। ये लेयर जो है, सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती है, वैसे पहुंचती तो नहीं है, सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती है, पराबैंगनी किरणें निकलती है, वो पराबैंगनी किरणों को रोकने में, ठीक। अगर वो पराबैंगनी किरणों को उधर ओजोन परत ना रोके ना, तो पता है हम लोगों को कौन कौन सा रोग हो सकता है? हम लोगों को मोतियाबिंद होने का भय रहता है, हम लोगों को स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर होने का भय रहता है। तो इस सबसे हम लोग सुरक्षा प्रदान पाते हैं किसकी सहायता से? ओजोन की सहायता से, ओजोन परत की सहायता से। तो ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य है कि सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है, उसको बड़े आसानी से, बड़े मजबूती से उसको रोकना। किसको रोकना? सूर्य से जो हानिकारक किरण आती है उसको रोकना। ये किसका काम होता है? ओजोन परत का काम होता है, ठीक। इसके बाद समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोगों को हेडिंग डालोगे, अब लोग समजात तथा समरूप अंग, तो उत्तर आप लोग क्या लिखोगे? उत्तर 10 का दोस्तों एक चीज का छूट रहा है,
10 का खा छूट गया, तो 10 का खा स्क्रीन पर देखो। 10 के खा में क्या है? मानव के मादा जनन तंत्र, मानव के मादा जनन तंत्र, ठीक। इसके बाद उत्तर 10 का गा, समजात तथा समरूप अंग। देखो, समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं? एक चीज का ध्यान रखना कि समजात जिसके मूल रचना, इसकी बनावट एक जैसी हो लेकिन काम जो है वो अलग अलग हो, उसे हम लोग कहते हैं समजात अंग। समान जात, तो इसकी बनावट एक जैसी हो, काम अलग अलग हो, उसे समजात अंग कहते हैं। और जिसके काम एक जैसी हो, बनावट अलग अलग हो, उसे कहते हैं समरूप अंग, ठीक। अब ध्यान देना, जैसे समजात अंग का एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, मतलब कुत्ते की जो अंगली टांगे हैं वो टांग, तो वो दोनों देखो मूल रचना में एक जैसी, लेकिन काम अलग अलग है। काम अलग अलग क्यों है? क्योंकि मनुष्य के हाथ भोजन के लिए हम लोग प्रयोग करते, भोजन खाने के लिए, काम हम करने के लिए, लेकिन कुत्ते के जो अग्रपाद होते हैं वो किस काम आता है? चलने के लिए। पक्षियों की बात करें, जैसे पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख, या तितली के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों की मूल रचना अलग अलग है, काम एक जैसी है। दोनों ही किसके रूप में अपना पंख का प्रयोग करते हैं? उड़ने के रूप में। तो इसे कहते हैं समजात अंग और समरूप अंग। समजात अंग में इसकी बनावट एक जैसी हो, काम अलग अलग हो, और इसमें क्या हो? काम एक जैसी हो, बनावट अलग अलग हो। तो ये दोनों के एग्जाम्पल हमने बता दिया, हाथी के दांत और मनुष्य के दांत भी कह सकते हो, मनुष्य के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद भी कह सकते हो, ठीक है। और समरूप वाले लोग तितली के और चमगादड़ के पंख, पक्षी के और चमगादड़ के पंख कह सकते हो, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का मानव आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप लोग उत्तर क्या डालोगे? उत्तर 11 का हेडिंग क्या डालोगे? मानव आहार नली में, मानव आहार नली में, मानव आहार नली में होने वाली पाचन क्रिया, होने वाली पाचन क्रिया। बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डाल के लिखोगे। तो मानव आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया कौन कौन सी है? इसमें आप लोग हेडिंग डाल के लिखना। नंबर 1 हेडिंग क्या डालोगे? देखो, नंबर 1 आप लोग जो है हेडिंग डालोगे मुख या मुख गुहा। क्या हेडिंग डालोगे? मुख या मुख गुहा। मुख या मुख गुहा क्या होता है कि ये 2 होठों से घिरा होता है। मुख के अंदर होठों के बाद क्या होते हैं? दांत होते हैं, जो आपके पास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक का काम होता है भोजन को चीरना, एक प्रकार का काम होता है भोजन को कुतरना, एक का काम होता है भोजन को, ध्यान रखना, पीसना, और एक का काम होता है भोजन को एकदम से, फिर से समझो, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला आपके पास कौन था? कृंतक। कृंतक का कार्य क्या है? भोजन को कुतरना, भोजन को कुतरना, ठीक। रदनक, चीरना फाड़ना, इसका काम हो गया। फिर अग्रचवर्णक, भोजन को पूरी तरह से इसको चबाने का काम करता है, और चवर्णक भोजन को एकदम से लेई जैसा बना देता है। ये दांतों का काम होता है। फिर इसके बाद कौन होता है? जीभ। जीभ का क्या काम होता है? भोजन को उलटना पलटना और उसके स्वाद को चखना, स्वाद को चखना कि भोजन का स्वाद किस प्रकार से है। इसके बाद आपके पास क्या आता है? इसके बाद आपके पास आता है ग्रास नली। क्या लोग हेडिंग? ग्रास नली।
दूसरा नंबर ग्रास नली। ग्रास नली ये भी बहुत लंबी नली होती है, जो भोजन एकदम लेई जैसा बन जाता है। भोजन एकदम लेई जैसा बनने के बाद उस भोजन को जो यहां से जाने का काम होता है, ले जाने का काम होता है हमारे उदर तक, उदर का मतलब पेट, उधर तक ले जाने का काम होता है। ये किसकी सहायता से भोजन वहां पर पहुंचता है? हमारे पास ग्रास नली के द्वारा। ये सबसे लंबी नलिका है ग्रास नली। इसके बाद हमारा आता है आमाशय। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय। आमाशय ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। लंबी नलिका है ये, सबसे ग्रास नली सबसे लंबी नलिका है। आमाशय जो है ये सबसे चौड़ा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहां पहुंचता है? आमाशय में। आमाशय में कुछ एंजाइम वगैरह बनते हैं, ट्रिप्सिन। आमाशय में कुछ एंजाइम बनते हैं, ट्रिप्सिन नहीं, पेप्सिन जैसे हो गया पेप्सिन, फिर एमिनो अम्ल HCl, ये सब बनने लगते हैं। यहाँ पर कुछ एंजाइम जो है यहाँ पर बनने लगते हैं। ठीक, इसके बाद भोजन को हम लोग यहाँ से भोजन फिर कहाँ पहुँचता है? यहाँ से भोजन पहुँचता है छोटी आंत में। छोटी आंत ये सबसे लंबी भाग, मतलब यहाँ पर भोजन जो है सबसे देर समय तक, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 फीट की होती है, लगभग 6.5 फीट की होती है। अब भोजन सबसे ज्यादा यहीं पर टाइम लेता है भोजन रुकने में, लगभग 6 घंटे तक भोजन यहाँ पर आसानी से बना रहता है। अगर हम लोग 6 घंटे तक भी भोजन ना करें तब भी हम लोगों को भूख तो लगेगी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप को एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि छोटी आंत में भोजन लगभग 6 घंटे तक रहता ही बना रहता है। फिर भोजन छोटी आंत से कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। भोजन कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से फिर बड़ी आंत में पहुंचते ही भोजन का स्वांगीकरण हो जाता है। भोजन एकदम से पाचन के लिए ठीक ठाक हो जाता है। अपच भोजन हम लोग शरीर से बाहर निकालने के लिए बड़ी आंत हमें प्रेशर डाल देता है कि निकालो। फिर बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है? गुदा। ठीक, मल से गुदा तक पहुंच जाता है। फिर मल से फिर बाहर। ठीक, गुदा, गुदाद्वार, मल, बल से फिर बाहर। इस प्रकार से भोजन का क्या हो जाता है? पाचन क्रिया हो जाता है। बाद में ये आंसर सभी तो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, सभी आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग लिख भी सको, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्शन में आंसर हमने दिए थे। फिर भी बच्चों को कमेंट आता है कभी कभी कि सर जी डिस्क्रिप्शन में आंसर नहीं मिल रहा है, किसी को डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिलता है, इसलिए आंसर आप हम डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो 11 का खा जो है, पौधों में होने वाली प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्व अनुवर्तन गतियों का वर्णन कीजिए। देखो आप लोग अगर 11 का नहीं करना है तो आप लिखोगे उत्तर 11 का लिखोगे और उसका अथवा लिखोगे। 11 का अथवा सबसे पहले हेडिंग डालोगे पौधों में प्रकाश अनुवर्तन, तो आप लोग हेडिंग डालोगे प्रकाशानुवर्तन। इसके बाद इसको लिखने के बाद आप लोग डालोगे गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, परिवर्तन दोनों पढ़ा है। प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की तरफ मुड़ना, प्रकाश अनुवर्तन मतलब पौधों का, जो पौधे होते हैं वो पौधों पर जैसे प्रकाश आपतित होता है तो पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना, इस घटना को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ये अधिकतर हम लोग सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी के पुष्प में देखते हैं कि जिधर जिधर सूर्य उधर उधर इस प्रकार से घूमती है, वो उधर उधर घूमती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। तो पौधे का या पुष्प पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो पौधे या पुष्प का प्रकाश की ओर मुड़ने की घटना को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। गुरुत्व अनुवर्तन, गुरुत्व का मतलब होता है नीचे जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर क्या होता है कि जहां पानी होता है ना, जल होता है, उधर अगर पौधों की जड़ें अगर मुड़ जाए तो इस प्रकार से मुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन। ठीक, तो पौधों की जड़ें का जमीन के नीचे ही बढ़ना,
गुरुत्वानुवर्तन, और जल की तरफ मुड़ना जलानुवर्तन। समझना फिर से इसको, आपको स्ट्रक्चर चित्र से बताते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक पौधा है, ठीक, ये कोई एक पौधा है, ठीक, इसकी जो जड़ें है अगर इस तरह जल की ओर मुड़ रहा है, जल की ओर मुड़ रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। और अगर नीचे की ओर जड़ एक पहुंच रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। यानी पौधे की जड़ों का नीचे की ओर जाना, गुरुत्व की ओर जाना, उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन आगे, पादप में पाए जाने वाले कायिक प्रजनन का उल्लेख कीजिए। तो 11 का खा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 11 का खा, उत्तर 11 और खा। हेडिंग डालोगे कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन किसमें? पौधों में। कायिक किसे कहते हैं? कायिक का मतलब होता है काट काट कर, जैसे पौधों की कलियों को, डाल को ऐसे काट काट कर अगर हम लोग नए पौधों की उत्पत्ति करते हैं उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। यानी पौधों के शाखाओं को काट कर उससे नए पौधे उत्पन्न करना, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं, प्रवर्धन भी कहते हैं। जैसे ये हम लोग देखते हैं, जैसे गुलाब के डाल को काट कर कहीं पर भी लगा दो तो हम लोग देखते हैं कि उससे भी हम लोग कायिक प्रजनन उत्पत्ति होती है, यानी नए गुलाब के पौधे बनते हैं। जैसे गुड़हल के जो पुष्प है, गुड़हल के जो डाल है, उसको भी काट कर कहीं पर भी हम लोग लगा देते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, नए पौधे बन जाते हैं। जैसे गन्ने को भी हम लोग काट कर तो खेतों में बोते नहीं लगाते ना ऐसे, तो उससे भी नए गन्ने की पौधे उत्पत्ति हो जाती है। तो इसे कहते हैं कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधे के डाल को यानी शाखाओं को काट कर नए पौधे को बनाना, हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन। इसके बाद देखो, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो 11 का खा का अथवा, अगर आपको ये नहीं करना है तो उत्तर 11 खा और अथवा, 11 खा और अथवा। अब देखो यहां पर खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, हेडिंग खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जीव जो भोजन करते हैं ना, उस भोजन को एक श्रृंखला के रूप में दिखाते हैं, उसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य का मतलब क्या? तो भोजन, और श्रृंखला जो पारिस्थितिक तंत्र में जो हमारे पास ये जो दैनिक जीवन है, इस जीवन में जीवों के जो भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं जीव, उसको एक श्रृंखला के रूप में दिखाना, उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं आपको, जैसे मान लो कि घास को कौन ग्रहण करते हैं? मान लो कि घास को चूहा खाता कभी कभी, या बकरी मान लो, क्या बोलो बकरी, चूहा की जगह आप लोग बकरी कर लो। घास को कौन खाती है? बकरी। बकरी को कौन खा जाता है? शेर। तो इसे हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। तो प्राकृतिक में जो भोजन के रूप में ग्रहण करने की जो श्रृंखला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जैसे खाद्य भोजन को खाने वाले यानी जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो दर्शाने की श्रृंखला होती है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला की अनेक श्रृंखलाओं को, अगर ये कई प्रकार की श्रृंखला बन जाए तो खाद्य श्रृंखला के अनेक श्रृंखलाओं को खाद्य जाल कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेते हैं पहले घास, ठीक, समझना। पहले हमने ले लिया घास। घास को बकरी खाती है, कभी कभी चूहा भी खा जाता है, ठीक। घास को बकरी भी खाती है, चूहा भी खा जाता है, कभी कभी पक्षी भी खा जाती है, और खरगोश भी खाते हैं, ठीक। ध्यान रखना कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करने की जो श्रृंखला होती है
उस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के अनेक श्रृंखलाओं को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। चूहा को कौन ग्रहण कर जाता है? सांप। ठीक। बकरी को शेर। ठीक। फिर सांप को बाज। सांप को बाज। इसके बाद पक्षी को भी सांप, पक्षी को भी कौन ग्रहण कर जाता है? सांप। खरगोश को भी सांप ग्रहण कर लेता है कभी कभी, हाँ ध्यान रखना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, घास को टिड्डा, टिड्डा जानते हो लोग? टिड्डा भी ग्रहण कर जाता है। और टिड्डे को कौन ग्रहण कर जाता है? मेढक। और मेढक को कौन ग्रहण कर जाता है? सांप भी ग्रहण कर जाता है, बाज भी ग्रहण कर जाता है मेढक को। ठीक। तो इस प्रकार से लंबी श्रृंखला को अनेक श्रृंखलाओं से, अगर खाद्य श्रृंखला के अनेक श्रृंखलाओं को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। इसके बाद क्वेश्चन 12, जैविक विकास की मूलभूत संकल्पना का विवरण दीजिए। तो जैविक विकास, तो हेडिंग डालोगे, उत्तर डालोगे आप लोग, उत्तर 12, जैविक विकास। अब आपको समझना है कि जैविक विकास किसे कहते हैं। तो जीवन में होने वाले विकास को, जीवन में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। बात बगे जैव विकास और मेंडल का आनुवंशिकता का नियम आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर है, 7 नंबर का है, तो पूरा का पूरा आपका आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। स्क्रीन पर इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे आप लोग इसका नोट बना सको। ठीक है, तो ये नोट बना लीजिए। बाद में मेंडल का नियम तो हमने आपको कई बार पढ़ा दिया है ना, तो इतना तो आप लोग देख लिया, अब नोट भी बना लिया होगा। तो मेंडल के आनुवंशिकता नियम तो आप लोग जानते हो। मेंडल ने किसके बारे में प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो एक वर्षीय पौधा है। क्यों प्रयोग किया था? वो एक वर्षीय पौधा है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का नियम भी दिया। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? जो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण है उनको दिखाई दिए, प्रभावित है, और जो द्वितीय पीढ़ी में संकर बने थे पौधे जो दिखाई नहीं दिए थे उसको उन्होंने अप्रभावित लक्षण कहा था। ठीक है। फिर मेंडल ने एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस भी किया। उन्होंने एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस में भी आपको हमने पढ़ाया था, जो 9:3:3:1 का रेशियो था। ठीक है, तो इस आंसर तो आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, और इसकी तैयारी जरूर कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल का नियम। ठीक है, तो आई होप जो है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों फटाफट इसमें आप लोग ये देखकर ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि मेंडल का नियम क्या दोबारा समझाना है, क्योंकि मेंडल के नियम हम कई बार समझा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं समझाया। अगर दोबारा समझाना है तो फटाफट जो आपका सेट 5, 6, 7 इन 3 आने से पहले तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं जरूर इसको समझाऊंगा। इसके लिए हम जरूर इसको समझाऊंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए कि क्या इसको दोबारा समझाना है, तो दोबारा हम समझा देते हैं। फिर से 9:3:3 का 1 का और 1:2 का भी हम समझाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।